आदाब। मुंसिफ न्यूज़ लाइव में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आप सबके साथ नदीम। दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एलपीजी मामले में हुकूमत एहतियाती इकदामात करने में नाकाम। राज्यसभा में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी बरतने में नाकाम। प्रियंका गांधी का तासुर। कांग्रेस लीडर ने इंतखाबी अमल को बताया बीजेपी के लिए फायदेमंद। राहुल गांधी हुकूमत से अपनी हर बात मनवाने के लिए माहिर। काशीराम को भारत रत्न देने के मुतालबे पर राणा प्रतापगढ़ी का दावा। वहीं बिहार में राज्यसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। बीजेपी को तमाम 5 उम्मीदवारों की कामयाबी का यकीन। कांग्रेस मगरबी बंगाल में अपनी साख दोबारा हासिल करने की कोशिश। असेंबली इंतखाबात में तनहा मुकाबला करने पर पार्टी का फैसला। आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की तीसरी फहरिस्त जल्द होगा ऐलान। रियासी सदर गौरव गोगोई ने बेहतर मुजाहिरे का किया यकीन। तो चलिए खबरों की तफसील से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राज्यसभा में मुल्क में एलपीजी को लेकर जारी तशवीश पर इजहार किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत को निशाना बनाते हुए सवाल किया कि जब हुकूमत को मालूम था कि मुल्क में एलपीजी दरामद मुश्किलात का सामना होगी तो इस सिलसिला में एहतियाती इकदाम क्यों नहीं किए गए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत कालाबाजारी और ज़ख़ीराअंदोज़ी को रोकने के लिए भी कोई इकदाम नहीं कर रही है। इससे जमाखोरी और पैनिक बुकिंग बढ़ रही है। महोदय, इससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट्स संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए। देश में कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस और पब्लिक एंग्जाइटी का काम करने को अपोजिशन को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया और काला बाजारी जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया रहे। सभापति जी, ये संकट हमारे प्रबंधन की दयनीय हालत ही नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी पॉलिसी की कमजोरी भी ये बताता है। सरकार की ये जिम्मेदारी है गरीब और मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग और छोटे मोटे व्यापारी को एलपीजी की स्थिर, सुलभ और किफायती उपलब्धता कराया जाना चाहिए। अब जब वहीं आपको बताते चलें कि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज पार्लियामेंट में अरकान की जानिब से पूछे जाने वाले मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए हैं। एक सवाल के जवाब में सीतारमन ने कहा कि मैं इस बात की तारीफ करती हूँ कि मुद्रा लोन और दीगर मामलों में मामूलात हासिल करने की गई है, इसलिए मेंबर तजवीज़ करते हैं कि हम इसकी तफसील को देखें। इस स्कीम को कैसे शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से शुरू की गई इस स्कीम के ज़रिए SC ST OBC और दीगर कमज़ोर ज़ातों को फ़ायदा हासिल हो रहा है। Sir, I appreciate that inputs have been obtained from the ground and therefore the honourable member suggests that we look at the very description of how this scheme has got to be launched. Sir, if only the honourable member would appreciate that when Prime Minister launched the startup schemes, it was for innovative ideas and they largely felt that it could be restricted to urban areas or even to some in rural areas, but not really covering SC, ST and women. So this scheme as a greenfield, requiring it to be a greenfield idea, was launched through every bank branch, wherever the branch would be, and it has actually benefited SC, STs and women. The idea that there are existing schemes for existing entrepreneurs who might want help. There are other schemes in the government like PM Mudra or SIDBI, which directly gives loans to small entrepreneurs, the MSMEs and so on.
So what this scheme would give the SC, ST and women can also be availed of in various other schemes. And if greenfield is a consideration on which you think SCs and STs are being denied, I'm wanting to request the member to understand that this is exclusively for greenfield. There are others where existing entrepreneurs belonging to SC, ST and women can avail of loans. I've named Mudra, I've named the small entrepreneur assistance through SIDBI. There are quite a few such schemes. Sir, वहीं कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी ने कहा है कि जिस तरीके से इंतखाबात तय होते हैं, मरहले बनाए जाते हैं और तारीखें तय होती हैं, मुझे लगता है कि ये सब बीजेपी की सहूलत के लिए किया गया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वक्त गैर जानिबदारी बरतने में नाकाम हो गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम कर रहा है। कुछ चुनाव से जो डेट आते हैं और दिए जाते हैं और जिस तरह से फेज बनाए जाते हैं, वो सब मुझे तो लगता है कि भाजपा। वहीं कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी के इस बयान की हिमायत की है, जिसमें राहुल गांधी ने काशी राम को भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि मैं जो चाहता हूं वो हुकूमत से करा के रहता हूं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क की आवाम देखेगी कि हुकूमत काशीराम को भारत रत्न देने पर मजबूर हो जाएगी। देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए राहुल गांधी जी ने हमेशा बहुजन आंदोलन को आवाज दी है, उसको ताकत दी है और इस क्रम में उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के लिए भारत रत्न की मांग की है। अब इस मांग से भाजपा बैकफुट पे आ गई है, इसलिए कि अब तक क्यों नहीं डिमांड किया, अब तक खुद क्यों नहीं दिया। अब राहुल गांधी जी ने डिमांड किया है और राहुल गांधी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं जो चाहूंगा वो सरकार से करवा के रहूंगा। और अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी सरकार को, मोदी सरकार को, मान्यवर कांशीराम साहब को भारत रत्न देना पड़ेगा और जल्दी ही देना पड़ेगा। और जब वो देंगे तब ये एक बार फिर साबित होगा कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार को करना पड़ेगा। वहीं बिहार में राज्यसभा के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। इस ज़िम्न में नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए मुत्तहिद है, हमारे 5 उम्मीदवार कामयाबी हासिल करेंगे। याद रहे कि शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, इसके वोटिंग की गिनती शुरू होगी। पूरी तरह एनडीए एकजुट है। एनडीए के लोगों ने सभी अपने 5 उम्मीदवार को जिताने के लिए संकल्पित थे। सबको अपना मतदान कर लिया है, लगभग 1-2 बचे हैं, वो भी आधा घंटा में दे देंगे। हमारे सारे उम्मीदवार, 5 के 5 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। अब वो तो कांग्रेस के लोग बता पाएंगे। वहीं टीएमसी रुकन पार्लियामेंट जॉन मालिया ने मगरी बंगाल में असेंबली इंतखाबात को 2 मरहलों में कराने पर इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता मरतबा यहां ज़्यादा मरहलों में वोटिंग हुई थी, ताहम इस मरतबा सिर्फ 2 मरहलों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन काबिल तारीफ, काबिल मुबारकबाद है। उन्होंने कहा कि इससे आवाम को भी फ़ायदा होगा। These are regular things which keep happening during elections. We've always seen it. It's not that it suddenly happened or it's one of a case. But the fact that West Bengal is going through 2 phases, I would like to congratulate the Election Commission. Thank you for doing that, because I think in 2021-24 we've seen elections happening in 8 phases, 9 phases. During COVID, we faced it. I was a candidate in 2021 and I know what what kind of anxiety we had, because it was full on COVID and the elections were on. There was a revival of COVID also during our counting, end of April, beginning May. But it's in 2 phases. If I mean, it's like now Election Commission with their decision that Bengal will go through 2 phases shows that Bengal can actually have 2 phases, and maybe next time it could be a 1-phase election like all. वहीं टीएमसी की रुकन पार्लियामेंट सागरिका घोष ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से बंगाल के होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का रात तबादला किया, वो नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि बंगाल में एक मुंतखब हुकूमत है जिसकी क़यादत ममता बनर्जी कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त ये इख्तियारात हैं, लेकिन वो बंगाल में हमारे मुंतखब लीडर को नुकसान पहुँचाने के लिए उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
manner in which the election commission at night, at 4 a.m. at night, in the dead of night, has transferred the Bengal Home Secretary, has transferred the Bengal Chief Secretary. This is an elected government in Bengal. This is the government of Mamata Banerjee. It's an elected government. The election commission is misusing its powers. It has the power at the moment, but it is misusing these powers to damage the elected government in Bengal. We have raised this matter in the House, the transfer of the Chief Secretary and the Home Secretary in the dead of night. Our leader, Mr. Derek O'Brien, raised this issue in the House, and in protest, the All India Trinamool Congress today has walked out of Parliament for the whole day. The manner in which the Election Commission has conducted the SIR exercise, 50 lakh people are still on that adjudication list. They are being denied the right to vote. The basic right to vote is being taken away. The manner in which the Election Commission is acting in a blatantly partisan manner in Bengal, this will not work. The people of Bengal will give an answer to the Election Commission, to the BJP. The BJP will lose. The conspiracy of the BJP and the Election Commission will lose. The TMC will win. आपको बता दें कि आसाम कांग्रेस के सदर और रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने कहा कि पार्टी आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए जल्द ही उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हमने बातचीत कर ली है और जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि इलेक्शन कमिश्नर ने इतवार के रोज़ मगरबी बंगाल और आसाम के बशमूल मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। গোটেইখিনি কাৰ্ড এতিয়া খুলি দিলে পিছত কি থাকিব এই কাৰণে আমি গোটেইখিনি কাৰ্ড আমি খুলি দিয়া নাই আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় 80 সিটস আমি ইতিমধ্যে আমি আমাৰ প্ৰস্তাৱ আমি কি কৰিবলৈ গৈ আছো এইখিনি মুকলি কৰিলো প্ৰথম তালিকাত প্ৰায় 42 সিটস দ্বিতীয় তালিকাত 23 সিটস 15টা সিট এলায়েন্সত তো ইমান লোকেতো বেলেগ দলে কি কৰিছে আমি গমে পোৱা নাই অলপ বেলেগৰ ফালে চাওঁ না তৃতীয় তালিকাও আমাৰ প্ৰস্তুত হৈ আছে আমি যিকোনো মুহূৰ্তত আমি মুকলি কৰিব পাৰো কিন্তু বিভিন্ন যেহেতু নিৰ্বাচনৰ আজি ঘোষণা আজি কৰা গ'ল আৰু বিভিন্ন কথাৰ ওপৰত আমাৰ চৰ্চা वहीं हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस पार्टी को बंगाल असेंबली इंतखाबात में मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना है। टीएमसी को अपोजिशन पार्टी का सामना है जो तंजीमी तौर पर मजबूत और पोलराइजेशन में माहिर है। ताहम वज़ीर आला ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से इक़्तिदार में रहने के बाद एक मजबूत निचली सतह पर नेटवर्क और वफादार हिमायत की बुनियाद को बरकरार रखा है। इंतखाबात SIR पर एक शदीद सियासी जंग के दरमियान मुनक़िद हो रहा है जिसमें टीएमसी ने बार बार इल्ज़ाम लगाया कि राय दहिंदगान के बाज़ तबक़ात को उनके हक़ के राय दही से महरूम कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए लड़ने का फैसला किया है। कभी बंगाल में एक गालिब ताकत थी पार्टी अब अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। कांग्रेस अकेले जाने के फैसले ने उनके साबिक इत्तेहादियों CPIM और बाकी बाएं महाज के साथ उनका देरीना इंतखाबी इत्तेहाद भी तोड़ दिया है। 2021 के इंतखाबात में अपनी मायूस कुन कारदगी के बावजूद कांग्रेस अब भी शिमाली और वस्ती बंगाल के कुछ हिस्सों ख़ास तौर पर मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया जैसे अजला में अपना रसूख बरकरार रखती है जहां पार्टी को तारीखी तौर पर मजबूत हिमायत हासिल है। सियासी तजियाकारों का ख्याल है कि अगर इंतखाबी मुहिम के दौरान इस इलाकों को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने के लिए अहम अड्डे बन सकते हैं। एक और उनसुर जो कांग्रेस को निचली सतह पर मजबूत बनाता है उम्मीदवारों की अपनी तरफ मुतवज्जह करने की सलाहियत। रियासती कांग्रेस के लीडरों का कहना है कि उन्हें आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए टिकट के हुसूल के लिए सैकड़ों दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं जिसमें से ये जाहिर होता है कि बरसों की इंतखाबी नाकामी के बावजूद पार्टी सियासी उम्मीदवारों के दरमियान साख और तंजीमी अपील को बरकरार रखती है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर KC वेणुगोपाल ने इस अज़्म का इजहार किया है कि केरला के आने वाले असेंबली इंतखाबात में उनकी पार्टी जीत हासिल करेगी।
ताहम केसी वेणुगोपाल ने इंतखाबात की तारीखों और दीगर इंतखाबी अमल को लेकर इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने पर्चा नामजदगी की तारीख और नामजदगी वापस लेने की तारीखों का जो ऐलान किया है उसमें अवामी सहूलियत और तातील के दिनों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। केसी वेणुगोपाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानबदारी बरतने में पूरी तरह नाकाम हो गया है। We are ready. Election Commission can announce any date. We are ready. We are going to win the election. And their strategy has been set up, and we are all are ready for winning this election. But one thing as far as declaring election, even though they are giving only for 5 days, we are going to win the election. We have no problem. But you can see the pattern of date which Election Commission announced. Yesterday they declared election. Today itself they notified. The first phase of election on April 9th. Filing of nomination will be over 23rd of this month. 24th scrutiny. 26th withdrawal of nomination. After 26, 4 plus 7, 11 days campaign is baki. As far as Kerala is concerned, April first week is a Holy Week. Holy Week means Good Friday is there. Nobody will do anything on Good Friday. Easter is there. It's a big festival. These festivals season, naturally you have to see that out of this 11 days, working days, 2-3 days will go for holidays. Then hardly 7-8 days for campaign in this election for candidates. We can understand if that contingency is there for Election Commission to announce immediately. They could have announced February 28 also. Last time election announced February 28. They could have announced it. They delayed till March 15. And if the वहीं आपको बता दें कि पुडुचेरी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बाद सरहदों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इस ज़िम्न में फ्लाइंग स्क्वाड ने मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की जांच की। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई इस बात की यकीनी बनाने के लिए की जा रही है कि इंतखाबात के दौरान किसी भी किस्म की गैर कानूनी नकलो हरकत, नकदी या शराब की स्मगलिंग को रोका जा सके। चेकिंग के मुश्तबा अफराद पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। वहीं आपको बताते चलें कि उड़ीसा के कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज के ट्रामा कैरियर आईसीयू में आग लग गई। इस हादसे में 10 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। वज़ीर आला मोहन चरण मांझी ने सूरत हाल का जायज़ा लिया है। उन्होंने ज़ेर इलाज मुतासरीन से बात की। वज़ीर आला ने इस हादसे में मरने वाले लवाहिकीन को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और आग लगने की तहकीक का भी हुक्म दिया है। ट्रॉमा आईसीयू एंड उसके साथ लगा हुआ आईसीयू और जो वार्ड है, जो फर्स्ट फ्लोर है, जो पेशेंट उनका इलाज चल रहा था, 23 लोगों का इसी फर्स्ट फ्लोर में वो थे। जो अग्निकांड हुआ इसी टाइम में, उसमें से 7 लोगों का अग्निकांड के वजह से उनका मौत हुआ और उनको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करने के बाद और 3 लोगों का भी मौत हुआ। और जो हमारा कर्मचारी लोग, सिक्योरिटी और लोग जो मेडिकल कर्मचारी है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भाग लेने वाले, वो भी अपना लाइफ को रिस्क लेते हुए उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किए और वो भी आहत हुए और उनका भी अभी इलाज चालू हो रहा है। विशेष रूप से हमने पहले से हमारा सरकार आने के बाद ही हमने एक निर्देश डिपार्टमेंट को दिए थे कि कैसे भी हमारा जो फायर सेफ्टी को अच्छा करने के लिए इसी आधार पर हमने निर्देश दिए थे। और इसके लिए भी जो हमारा करेंट जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके लिए हमने
20 करोड़ का बजट में प्रावधान हमने कर चुके हैं और उसका भी काम। वहीं आपको बता दें कि उड़ीसा कटक हादसे पर महकमे सेहत और ख़ानदानी बहूत की सेक्रेटरी असोती एस ने कहा कि हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी आवाम की देखभाल करना है। उन्होंने कहा कि तमाम डॉक्टरों को हिदायत दी गई है कि मुतासिरा अफराद की को मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम करें। ज़ख्मियों का इलाज किया जा रहा है, उनकी हालत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। our primary responsibility ଆମର ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ନିଡ୍ସ ଟେକ୍ କେୟାର କରିପାରିବୁ ତା ଉପରେ we have instructed our doctors to give all adequate care। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆସର୍ଟନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ ମ୍ୟାଡାମ ପେସେଣ୍ଟ କେତେ ଏଭାକୁଏଟ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଆଇସିୟୁ ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ସେଫ୍ ଆମେ ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। वहीं आपको बता दें कि उड़ीसा कांग्रेस की रुकन असेंबली सोफिया फिरदौस ने एससीबी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा कैरियर आईसीयू में आग लगने की वजह से दुख का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े को मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करवाने पर जोर दिया। इस हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर भी जोर दिया है। निश्चित रूप में जुडिशियल इंक्वायरी, हाई लेवल इंक्वायरी हम सबका डिमांड है, हाई लेवल इंक्वायरी हो, समय के अंदर हो और समय के अंदर सामने भी आए और समय के अंदर सिस्टम सुधार करनी है, सुधार भी किया जाए। आप तो टेक्निकली देखा, खामी कहाँ था तो आपने देखा होगा। देखिए वो तो मैं पूरा कमेंट नहीं कर पाऊंगी, बट जो देख के लगा कि फायर सिस्टम काम नहीं करा, स्प्रिंकलर काम नहीं करा, कि जो ऑपरेटर्स थे वो लोग भी नहीं चला पाए, तो ऑपरेटर्स ट्रेन थे कि नहीं थे, कहाँ से एम्प्लॉय थे, डायरेक्ट थे, आउटसोर्सिंग थे, फायर जिम्मेदारी में कौन है, डिपार्टमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉनिटर हुआ कि नहीं हुआ, ये सब जगह में डेफिनेटली गैप है और ये गैप जल्द से। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के बंदोबाला इलाके संथन के पास शदीद बर्फबारी की वजह से सयाह और मकामी अफराद फंस गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय फ़ौज ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 214 सयाहों और मकामी लोगों को बहिफाजत निकाल लिया है। इत्तलात के मुताबिक अचानक होने वाली शदीद बमबारी के बाइस सड़कें बंद हो गईं और मुतअद्दिद गाड़ियाँ संथन के पास फंस गईं। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस और फ़ौज की टीमें फौरी तौर पर हरकत में आई और मुश्किल मौसमी हालात के बावजूद कामयाबी रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया है। वहीं आपको बताते चलें कि 5 रियासतों के इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान पर कांग्रेस लीडर विजय ने कहा कि बीजेपी 5 रियासतों के इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के पास आम आदमी के मसाइल को हल करने का कोई इरादा नहीं और ना ही पार्टी अवामी मुश्किलात को समझने में संजीदा नजर आती है। ऐसा लगाकर कोशिश की गई थी कि विरोधियों के वोट को कम करना, वोट को काटना, उनको यादी में नाम डिलीट करना, ये प्रयास हुआ था और ये जानबूझकर इस तरह का निर्णय इलेक्शन कमीशन ने लिया था उसको, ताकि उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर था। अब सरकार है तो सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने के लिए जो फंडे अपनाए जा रहे, ये उसी का एक ये फंडा है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें भाजपा के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, कितना भी प्रयास करे। जनता वहां की हैरान है, वो बहुत कोशिश कर रहे। देखो पूरा देश आज बड़े संकट से जूझ रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर रैलियों पे रैलियां कर रहे, उनको आम आदमी के समस्याओं को कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का ये सरकार का बर्ताव दिख रहा है। तो मुंसिफ न्यूज़ लाइव देख रहे थे आप। मुंसिफ न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।